नमस्ते छात्रों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ का अध्ययन करेंगे। छात्रों, यह पाठ बचेंद्री पाल जी के द्वारा ही रचित है। तो चलिए सर्वप्रथम हम इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। बचेंद्री पाल जी का जन्म 24 मई 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा नामक गांव में हुआ था। इन्होंने संस्कृत में एमए तथा बीएड की शिक्षा भी हासिल की है। बचेंद्री पाल जी को बहुत सारे पुरस्कार एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वह हैं भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन के द्वारा पर्वतारोहण में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 1984 यानी कि 1984 में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इसी वर्ष में इन्हें केंद्र सरकार ने प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इन्हें 1985 यानी कि 1985 में स्वर्ण पदक से नवाजा गया। वहीं भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 1986 में अपने प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। यह है इनका एक संक्षिप्त परिचय। आज इस पाठ में छात्रों यानी कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ को हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, परंतु मैं इस पाठ को 2 भागों में विभाजित किया है मैंने, और हर एक पाठ पहले भाग को तथा साथ ही दूसरे भाग को भी मैं आपको इसका एक सारांश देते हुए इस पाठ को समझाने का भरसक प्रयत्न करूंगी। ठीक है, तो छात्रों यहाँ शुरू होता है आपका पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। पाठ को शुरू करने से पूर्व मैं बता दूं कि इसमें बचेंद्री पाल जी ने अपने रोमांचकारी एवरेस्ट यात्रा का वर्णन किया है और मुझे यकीन है कि आप सभी ने बचेंद्री पाल का नाम सुना होगा। ये प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर अपनी चढ़ाई पूरी करी थी। ठीक है, यह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, ऐसा कहना ज्यादा बेहतर होगा। यह पाठ उनके एवरेस्ट पर चढ़ाई का एक रोमांचकारी यात्रा वृत्तांत भी है। तो इस लेख में हम देखेंगे बच्चों कि बचेंद्री पाल ने अपने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करने से लेकर तथा शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने तक का हर एक क्षण यानी हर एक पल का उन्होंने यहाँ पे वर्णन बहुत ही अच्छे से किया है। ठीक है, उन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ने के दौरान किन किन कठिनाइयों, डर, खुशी, रोमांच, कितने सारे उन्हें जो अनुभव हुए उन सभी को यहाँ पर उन्होंने कलमबद्ध भी किया है, यानी उसे यहाँ पे लिखा है। तो आज मैं आपको पाठ का सारांश बेहद सरल ढंग से समझाने का प्रयास करूंगी, परंतु ध्यान दीजिएगा मैं ये भी चाहूंगी कि आप सभी इस पाठ को एक बार स्वयं भी पढ़ें, जिससे आपको इस पाठ को समझने में और अधिक आसानी होगी तथा आप लेखिका के अनुभवों को आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं इस पाठ को। फिर इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद अब यहाँ देखिए इस पाठ की जो शुरुआत होती है वो होती है 7 मार्च से। मतलब यहाँ पे लेखिका ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि इनका जो अभियान दल था, एवरेस्ट अभियान दल था, वो 7 मार्च को कहाँ से निकलता है? दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। ठीक है, और एक पहले ही अग्रिम दल, अग्रिम मतलब बहुत पहले ही एक मजबूत अग्रिम दल पहले ही हिमालय पर मतलब वहां पे काठमांडू पहुंच चुका था। ठीक है, तो लेखिका भी जब वहां पहुंचती हैं तो उन्हें वहां पहुंच के बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले हम देखते हैं लेखिका किस चीज को निहारती हैं, तो एवरेस्ट को निहारती हैं। और ये कहाँ से देखती हैं? वो तो नमचे बाजार से लेखिका ने एवरेस्ट की पहली झलक देखी। ठीक है, नमचे बाजार वहां का एक बहुत सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है, शेरपा लैंड का। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं यह नमचे बाजार ही था जहां से सर्वप्रथम उन्होंने एवरेस्ट को निहारा। और जो नेपाली लोग होते हैं, वहां के जो लोकल्स होते हैं, वो हिमालय को, ठीक है, वो लोग यहाँ पे एवरेस्ट को, हिमालय को क्या किस नाम से पुकारते हैं? सागर माथा के नाम से
पुकारते हैं या वहां पे सागरमाथा नाम अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लेखिका को भी यह नाम बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम? सागरमाथा नाम उन्हें भी बहुत अधिक अच्छा लगता है। ठीक है, तो दो तीन बातें यहाँ पे ध्यान की देने वाली थी। एवरेस्ट दल अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू निकलता है। पहले ही एक अग्रिम दल वहां पर पहुंच चुका था और लेखिका जब वहां पहुंचती हैं तो नमचे बाजार से वे एवरेस्ट को निहारती हैं, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और चौथी बात है कि वहां के लोग एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहते थे। ठीक है, चलिए इसके साथ ये आगे बढ़ते हैं। तो जब लेखिका शेरपा लैंड से यानी कि हमारे नमचे बाजार से जब एवरेस्ट को देख रही थी, तभी उनकी नजर हवा में, आकाश में देखती हैं कि एक बहुत बड़ा बर्फ का फूल उन्हें शिखर के पास में से लहराता हुआ दिखता है। ठीक है, तो एक्चुअली उसको क्या कहते हैं? प्लूम कहते हैं। प्लूम का शब्द का अर्थ होता है फूल। ठीक है, तो जब वो एवरेस्ट की तरफ गौर से देख रही थी तो मानो एक बहुत बड़ा बर्फ का फूल या प्लूम उन्हें दिखता है। तो वो एक तरह से उनको लग रहा था कि वो ध्वजा के समान है, एक फ्लैग के समान उन्हें एवरेस्ट शिखर के फ्लैग के समान लग रहा था, पर्वत शिखर के फ्लैग के समान लग रहा था। तो जब उन्होंने वहां के लोगों से पूछा कि अरे भाई ये क्या उड़ रहा है हवा में वहां पे, तो वहां के लोगों ने, उनके साथियों ने उनको बताया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त वहां पर अभी जो हवा की गति है वो अधिक होगी। ठीक है, तो अधिक गति से हवा जब चलती है तो इस तरह का दृश्य बनता है। और जो भी लोग शिखर पर जाने वाले जितने भी लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन सभी को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इस तरह के तूफानों को अक्सर झेलना पड़ता है, या इस तरफ की जो इतनी तेज हवाएं बहती हैं उसको झेलना ही पड़ता है। जब हमारी बचेंद्री पाल जी ने इन सारी बातों को सुना तो उन्हें डर तो काफी लग रहा था, काफी डर भी चुकी थी वो, लेकिन लेखिका के अंदर एक दृढ़ विश्वास भी था। ठीक है, और उनका एवरेस्ट के प्रति एक आकर्षण भी था और वो इस कठिनतम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें कि जो अभियान दल था वो 26 मार्च को पेरिस पहुंचता है। ठीक है, पहुंचने पर उन्हें क्या खबर मिलती है कि एक शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार उन्हें वहां पर मिलता है। और इस दुखद समाचार को जैसे ही सबको पता चलता है तो सभी लोग क्या हो जाते हैं? ऑब्वियसली उदास हो जाते हैं। और उस शेरपा कुली की मृत्यु कैसे हुई थी छात्रों? हिमस्खलन के कारण हुई थी। हिमस्खलन यानी बर्फ के पिघलने, बर्फ के खिसकने के कारण हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारी जो बचेंद्री पाल हैं उनके शिखर यात्रा की शुरुआत होती है। चलिए इसी तरह आगे देखते हैं हम। कर्नल खुल्लर द्वारा उत्साहित करना। तो छात्रों, जो कर्नल खुल्लर हैं इस पार्ट में बेहद ही महत्वपूर्ण पात्र हैं, कैरेक्टर हैं। अब ये कौन है? नेता। एक्चुअली कर्नल खुल्लर इस पूरे दल के कैप्टन है, नेता है, आप समझ लीजिए उनको। ठीक है, और जब उन्होंने देखा कि सभी लोग उस शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार सुन के बहुत ही दुखी हैं, उदास हैं, तो वे आते हैं सामने और सभी को एक बात स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर एवरेस्ट जैसे महान अभियान के लिए आए हैं। और इस तरह के अभियानों में क्या होता है? खतरों का सामना हर पल होता ही रहता है और कभी कभी तो मृत्यु का भी आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है, मृत्यु जैसी चीज का। ठीक है, अपनों का, अपने दोस्तों का। तो वो कहते हैं कि आपको मृत्यु भी, जो मृत्यु जैसी चीज है, इसको सहज भाव से आपको यहाँ पर स्वीकार करना पड़ेगा। यानी मृत्यु से बढ़कर तो कुछ होता नहीं है। तो ऐसे अगर आपको दुखद समाचार मिलते हैं तो आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस काम के लिए आए हैं वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अभियान है। एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत बड़ा अभियान यहाँ पर माना गया है। ठीक है, तो कर्नल खुल्लर यहाँ पे सभी दल के सदस्यों को बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास उनका बढ़ाते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। ओके, अब हमने देखते हैं आगे क्या होता है कि अग्रिम दल का नेतृत्व करने वाले उपनेता प्रेमचंद द्वारा हिमपात की स्थिति से अवगत कराना तथा आगे का रास्ता साफ करने व उसे चिन्हित करने की सूचना देना। यहाँ पे चित्र में भी मैंने देखिए दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे जो अगले महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं वो है उपनेता प्रेमचंद। इनका नाम है प्रेमचंद। ठीक है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण पात्र हैं और यह इस अग्रिम दल का भी नेतृत्व कर रहे थे। अब इन्होंने इस दल के पहुंचने से पहले ही जो एरिया था उसको काफी कुछ स्टडी कर लिया था
और वहां पे जो भी दिक्कतें थी उसको उन्होंने उस हिमपात की स्थिति से लोगों को अवगत कराने के लिए वहां की चीजों को ठीक ठाक साफ कर दिया था, रास्तों को, ताकि ये अभियान दल आसानी से धीरे धीरे ऊपर चढ़ सके। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि क्या करते हैं उपनेता प्रेमचंद। उन्होंने पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से लोगों को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके दल ने, मतलब प्रेमचंद जी के दल ने कैंप 1 जो कि 6000 मीटर ऊपर है, हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता वो साफ कर चुके हैं, रास्ता साफ कर दिया गया है। साथ ही वो ये भी बताया कि उन्होंने पुल भी बना दिया है, रस्सियां बांध कर तथा झंडियों से उन्होंने रास्ते को चिन्हित भी किया था, चिन्हित मतलब मार्क करके वो आए थे। तो सभी बड़ी कठिनाइयों का उन्होंने जायजा भी ले लिया है। तो एक तरह से ये वो दल था जो मेन दल को एक तरह से गाइडेंस कर रहा था कि आप लोग को आगे कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, और हमने कहाँ पे रास्ते को साफ किया है एवं चिन्हित कर रखा है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर्स बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। तो मतलब जो काम हम कर गए हैं आप उस पर सिर्फ डिपेंडेंट मत होना, शायद आगे आपको कई मुसीबतें आ भी सकती हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरा रास्ता साफ करने की भरसक कोशिश की है एक लेवल तक। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है फिर, है ना। अब हम यहाँ देखते हैं कि लेखिका अपने अभियान दल के साथ, अपने साथियों के साथ कहाँ पहुंचती हैं, तो बेस कैंप पहुंचती हैं। ठीक है, पहली बार। ठीक है, और वहां से वो एवरेस्ट पर्वत को तथा उसकी अन्य श्रेणियों को, मतलब उसके आसपास जो दूसरे पर्वत श्रेणियां थी उनको भी देखती हैं, तथा उन श्रेणियों से जो टेढ़ी मेढ़ी होकर जो नदियां बह रही थी वो लेखिका को बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हैं। ठीक है, और जैसे कि एवरेस्ट श्रेणी है, वहां पे लोहत्से है और नुत्से हैं, तो उनकी ऊंचाइयों से जो घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को वो निहारती रहती हैं। मतलब वो चीजें लेखिका को बहुत ही अधिक आकर्षित करती हैं अपनी ओर। लेकिन साथ ही साथ लेखिका जब बेस कैंप पहुंचती है तो उन्हें वहां पहुंचकर और एक व्यक्ति के मृत्यु की खबर मिलती है, और इस बार एक रसोई सहायक की मृत्यु की जानकारी उन लोगों को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि लेखिका को किसी ने क्या बताया, हिमपात के बारे में बताया। लेखिका को बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। यह सब लेखिका को बेहद डरावना सा लगता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हिमपात जो होता है बच्चों, अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना होता है। बर्फ के खंड यानी कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनके जब वो टुकड़े गिरते हैं तो उससे बहुत अधिक नुकसान होता है। कई तरह के गैप्स, जैसे आप फोटोज में देख सकते हैं, मैंने पिक्चर में भी डाला है, एक तरह से गैप बन जाता है दो हिमस्खलन के बीच में। साथ ही लेखिका को यह भी बताया गया है कि ग्लेशियर के बहने से ही अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, और जो बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें हैं वो तत्काल नीचे गिर जाया करती हैं। तो इस तरह से जब हिमपात के बारे में, ग्लेशियर के बारे में जब जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं लेखिका का मन डरता भी है। ठीक है, पर सबसे अधिक उनके मन में क्या था, एक इच्छा थी, विश्वास था, उनका मनोबल लेकिन नहीं टूटता है, और उनका क्या था कि मुझे एवरेस्ट शिखर तक पहुंचना ही पहुंचना है। ओके, तो छात्रों मैं आज आपके इस पाठ के पहले भाग को यहीं पर समाप्त करूंगी। ठीक है, परंतु मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जो थोड़ा सा इस पाठ में पढ़ा है वो आप सभी को ध्यान में होगा। जैसे कि हमने सबसे शुरुआत की पहले क्या, कि लेखिका अपने अभियान दल के साथ 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए निकलती हैं, और सबसे पहले बच्चों को कहाँ पहुंचे थे, नमचे बाजार, और वहां से लेखिका ने क्या देखा था, एवरेस्ट को पहली बार देखा। ठीक है, साथ ही वहां के जो लोग एवरेस्ट को किस नाम से पुकारते हैं, तो सागर माता नाम से पुकारते हैं, और लेखिका को भी यह नाम अधिक पसंद आता है। फिर हमने ये भी पढ़ा आज की शेरपा कुली की मौत की खबर मिलती है, सभी अभियान दल के लोग बेहद उदास हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कौन यहाँ पे उत्साहित, प्रोत्साहित या फिर मोटिवेट करता है, वो होते हैं कर्नल खुल्लर, और वो ये समझाते हैं कि वे सब एक महान अभियान के लिए निकले हैं, और इस तरह के समाचार तो उन्हें मिलते ही रहेंगे। ठीक है, साथ ही हमने एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में आज पढ़ा, वो है उपनेता प्रेमचंद, और उनके द्वारा हिमपात की स्थिति से अभियान दल को उन्होंने अवगत कराया, ये भी जाना। फिर उसके बाद हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि लेखिका बेस कैंप से पहली बार वो एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी श्रेणियों को देखती हैं। ओके, साथ ही लेखिका को हिमपात के बारे में भी पता चलता है।
डरना, लेकिन मन में उनके क्या होता है, डर होता है, लेकिन उनके मन में एक विश्वास था। वो अधिक मजबूत थे एवरेस्ट की यात्रा के लिए। वो पूरी तरह से यहाँ पे तैयार थी मन से। ठीक है, तो छात्रों अगले वीडियो में हम इस पाठ के दूसरे तथा आखिरी भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।